अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्वांटम मैकेनिक्स एंड क्लासिकल मैकेनिक्स। हम लोगों ने एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है क्वांटम मैकेनिक्स की। तो इस सीरीज़ में हम इन टॉपिक्स पर पिछली वीडियोज़ में बात कर चुके हैं। ओके, तो ये देखते जाएं। आज की जो हमारे पास वीडियो है ये थर्ड चैप्टर का लास्ट टॉपिक है क्वांटम मैकेनिक्स एंड क्लासिकल मैकेनिक्स। लास्ट वीडियो में हमने इस टॉपिक पर बात की थी, तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्लासिकल मैकेनिक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम मैकेनिक्स क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या रिलेशनशिप है। सबसे पहले इसको क्लासिकल मैकेनिक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स को हम पॉइजन ब्रैकेट और कम्यूटेटर की फॉर्म में देखते हैं। इसको हमने डिस्कस भी किया हुआ है कि क्लासिकल मैकेनिक्स में अगर हमारे पास सपोज करें हमारे पास पोजीशन एंड मोमेंटम है। क्या है? हमारे पास पोजीशन है जिसको हम एक्स से डिनोट कर रहे हैं, और मोमेंटम है हमारे पास जिसको हम पी से डिनोट कर रहे हैं। इन क्लासिकल मैकेनिक्स इन क्लासिकल मैकेनिक्स में जो पोजीशन और मोमेंटम होंगे उनको हम पॉइजन ब्रैकेट के फॉर्म में इस तरह लिखेंगे। ये प्रूव प्रूव किया हुआ है ना इस चैप्टर में। और क्वांटम मैकेनिक्स में अगर हम पोजीशन और मोमेंटम को लिखें तो उसको फिर हम इस तरह लिखेंगे, ये कम्यूटेटर की फॉर्म में। ओके, कम्यूटेटर की फॉर्म में लिखेंगे और ये हमारे पास इज इक्वल टू ये होगा। ये क्या है? क्लासिकल मैकेनिक्स है। ये हमारे पास क्या है? क्वांटम मैकेनिक्स है। ओके, अब इन दोनों में देखें रिलेशनशिप देखें। यहाँ मैं पहले लिख देता हूँ पॉइंट, जो हम अहम पॉइंट है कि हम क्वांटम मैकेनिक्स से क्लासिकल मैकेनिक्स में जा सकते हैं डेरिवेशन करके ऐसे जा सकते हैं, लेकिन क्लासिकल मैकेनिक्स से हम क्वांटम मैकेनिक्स में नहीं आ सकते। बस ये याद रखिएगा। इधर एक पॉइंट जो इसमें है वो कैसे कि अगर ये देखें, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। ओके, इसको मैं इक्वेशन नंबर ए का नाम दूं, इसको मैं इक्वेशन नंबर बी का नाम दूं। अब ये देखें, इक्वेशन नंबर ए और बी की जो राइट साइड है ये वाली इक्वल है। इसका मतलब इक्वल है, तो मैं इन दोनों की को लिख सकता हूं ऐसे। इन दोनों को मैं ऐसे लिख सकता हूं। इसको हम इक्वेशन सी का नाम दे देते हैं। जो पहली मेन बात पॉइंट था वो ये ले लिख दिया। अब सेकंड बात लिखें, सेकंड पॉइंट लिखें, वो यही है। इसी को मैं डिफाइन करने लगा हूं कि अगर हम क्वांटम मैकेनिक्स को मल्टीपल कर दें, इससे मल्टीपल कर दें, तो हम किस में चले जाते हैं? क्लासिकल मैकेनिक्स में चले जाते हैं। और थर्ड जो बात है, ये सेकंड है, ये वन वन फर्स्ट है। और अगर हम क्लासिकल मैकेनिक्स को, इधर मैं लेता हूँ को, क्लासिकल मैकेनिक्स को डिवाइड कर दें एज से, तो हम क्लासिकल से क्वांटम में नहीं जा सकते। बस ये तीन बातें ना आप लोग याद रख लीजिएगा। ये तीन बातें, जो पहली बात है इसी बात को मैंने डिफाइन किया है कि हम क्वांटम मैकेनिक्स से क्लासिकल मैकेनिक्स में जा सकते हैं डेरिवेशन करके, और क्लासिकल से मैकेनिक्स में नहीं आ सकते। अब देखें, जो इक्वेशन नंबर ए है ये क्लासिकल मैकेनिक्स की है। क्लासिकल मैकेनिक्स में हमने पोजीशन मोमेंटम को इस फॉर्म में लिखा है, ये पॉइजन ब्रैकेट है। और क्वांटम मैकेनिक्स में हम पोजीशन मोमेंटम इस तरह लिखा है, ये अयोटा है, ये एज कट है। एज कट की हमारे पास वैल्यू क्या होती है? 6 × -34 जूल सेकेंड। ये मेरे पास एज कट की वैल्यू, ये बहुत माइनर वैल्यू है। क्वांटम मैकेनिक्स में पोजीशन मोमेंटम इसके इक्वल है। हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये इक्वेशन ए होगी, इक्वेशन बी होगी, ये इक्वेशन सी होगी, क्योंकि हम दोनों राइट साइड है, इन दोनों को हमने इक्वल कर लिया, तो हम इन दोनों को इस तरह लिख लिया। अब क्या है कि इसको एक दफ़ा एक इग्नोर कर दें। अब ये जो सेकंड पॉइंट है देखिए कि क्वांटम मैकेनिक्स ये है ना, क्वांटम मैकेनिक्स को अगर हम अयोटा इज से क्या कर दें? मल्टीपल कर दें। यानी कि पहले मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ, ये हमारे पास है। ओके, ये क्वांटम मैकेनिक्स में, अगर क्वांटम मैकेनिक्स को मैं अगर एज अयोटा एज कट से मल्टीपल कर दूं, तो हम किस में चले जाएंगे? क्लासिकल मैकेनिक्स में। ये इससे कटा हो जाएगा, तो हमारे पास ये बच जाएगा, तो फिर हम किस में आ जाएंगे? क्लासिकल में आ जाएंगे। यानी कि क्वांटम से हम किस में आ चुके हैं? क्लासिकल में आ चुके हैं। ओके, अगर कोई यहाँ क्वेश्चन करे कि हमने क्वांटम को अयोटा एज कट से मल्टीपल किया तो हम क्लासिकल में आ गए हैं,
अगर हम क्लासिकल को डिवाइड करें इससे, अगर हम क्लासिकल को डिवाइड कर दें इससे, तो हमें फिर जाना चाहिए ना क्वांटम मैकेनिक्स में। तो ये रोंग है, ऐसा नहीं होता। अब देख ले, प्रूव कर लें। क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या है हमारे पास, वैल्यू ये है, ये हमारे पास। ओके, अगर क्लासिकल को इससे डिवाइड करें तो हमारे पास क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी हमारे पास। ओके, तो ये देखें, अब ये क्वांटम मैकेनिक्स को शो नहीं कर रही ये इक्वेशन, ये नॉट सेटिस्फाइड है, ये क्वांटम मैकेनिक्स को शो नहीं कर रही, तो इसलिए इन्हें ये सेटिस्फाइड नहीं है। या फिर हम ये समझ सकते हैं कि देखिए ना, अगर चलिए अगर इसको हम मल्टीपल कर दें, अगर डिवाइड नहीं तो इससे मल्टीपल कर दें, तो फिर भी हमारे पास ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो प्रूव हो गया कि अगर हमें क्वांटम मैकेनिक्स से क्लासिकल मैकेनिक्स में जाना है, अगर हमें क्वांटम मैकेनिक्स से क्लासिकल मैकेनिक्स में जाना है, तो हमें इससे मल्टीपल करना पड़ेगा, क्वांटम को फिर इससे मल्टीपल करना पड़ेगा, तो हम क्लासिकल में चले जाएंगे। और क्लासिकल से अगर हम क्वांटम में आना चाहिए, अगर तो इससे मल्टीपल करें या डिवाइड करें, तो हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स से हम नहीं जा सकते। अब देखिए ना कि क्लासिकल मैकेनिक्स में जो वैल्यूज़ होती हैं वो लार्ज होती हैं, काफ़ी बड़ी होती हैं वैल्यूज़। तो अगर उन वैल्यूज़ को अगर हम डिवाइड कर दें इससे, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, या फिर इससे मल्टीपल कर दें तो फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत छोटी वैल्यू है, बहुत छोटी वैल्यू है हमारे पास। ये देखें, इसकी पावर -34 है, ये बहुत छोटी वैल्यू है। यानी कि अब यहाँ देखें ना कि ये 100 है, अगर 100 को आप 0.000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर इससे डिवाइड करें तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए हम क्वांटम से क्लासिकल में जा सकते हैं, क्लासिकल से क्वांटम में नहीं आ सकते। ये तो सर हमारे पास सिंपल सा। अब जो हमारे पास मेन पॉइंट है, जो टॉपिक हम लोग मेंशन किया हुआ है, वो क्लासिकल क्वांटम मैकेनिक्स है। ओके, इन दोनों में रिलेशनशिप क्या है, ये तो मैंने एक बता दिया कि हम क्वांटम से क्लासिकल में जा सकते हैं, लेकिन क्लासिकल से क्वांटम में नहीं आ सकते। सिमिलरली यही केस है, फर्स्ट केस है, पहला केस है और सेकंड केस है। पहला केस क्या है कि ये क्वांटम मैकेनिक्स है, इससे हम क्लासिकल मैकेनिक्स में जा सकते हैं। कब, जब हमारे पास जो ये इसकी वैल्यू बहुत अप्रोक्सीमेटली ज़ीरो हो जाए। सिमिलरली सेकंड केस क्या है कि हम क्लासिकल से क्वांटम से क्लासिकल मैकेनिक्स में जा सकते हैं अगर हमारे पास जो लैम्डा है, वेवलेंथ की वैल्यू इज इक्वल टू 0 हो जाए। मतलब कि अगर हमारे पास जो वैल्यू ऑफ एक्शन ऑफ सिस्टम इज टू लार्ज कंपेयर टू एच कट, यानी कि अगर हमारे पास जो इसकी वैल्यू बहुत शार्ट है सिस्टम की वैल्यू से, तो हमारे पास क्लासिकल से हम क्वांटम से हम क्लासिकल में चले जाएंगे। और सेकंड बात क्या है कि अगर हमारे पास साइज जो है वो बहुत शार्ट स्मॉलर है देन क्लासिकल साइज से, तो तब भी हम क्वांटम मैकेनिक्स से क्लासिकल मैकेनिक्स में चले जाएंगे। यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि अगर डी ब्रोगली जो वेवलेंथ है, जो हमारे पास डी ब्रोगली वेवलेंथ है, ये बहुत स्मॉलर है, बहुत छोटी है ऑब्जेक्ट के साइज से, जो हम ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं, अगर ऑब्जेक्ट के साइज से अगर ये वैल्यू बहुत छोटी है, फिर भी तब हम क्या कर होगा, क्वांटम से हम क्लासिकल में जाते हैं, यानी कि कन्वर्ट हो जाए, चले जाते हैं। सो फॉर दोज केसेस वेयर द एक्शन वेरिएबल ऑफ अ सिस्टम आर टू लार्ज कंपेयर टू एच, या फिर एच, और सेकंड केस क्या है कि अगर वेवलेंथ बहुत स्मॉलर है साइज से, तो तब इन दोनों केसेस से हम क्वांटम से क्लासिकल में चले जाते हैं। मतलब वही है कि ये इसमें देखें कि अगर हम एक ऐसा केस है जिसमें जब हमारे पास ऑब्जेक्ट है, सपोज करें हमारे पास ऑब्जेक्ट है, अब इस ऑब्जेक्ट की साइज है वो बहुत ज़्यादा लार्ज है, टू लार्ज है, किससे, इसकी जो हमारे पास वेवलेंथ है, इसकी वेवलेंथ से बहुत ज़्यादा लार्ज है, तो हमारे पास जो केस होगा वो क्लासिकल का होगा, क्वांटम का नहीं होगा। और इस केस में क्या होता है कि ये देखें हमारे पास फार्मूला है ना, ये हमारे पास फार्मूला है, अगर हमारे पास यही 0 हो गया है
तो ये फिर एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी कि जब पार्टिकल का नेचर पार्टिकल ही नहीं मौजूद रहा तो फिर हम क्वांटम मैकेनिक्स का क्या कर रहे हैं, तो हम फिर क्लासिकल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यही आज का बड़ा सा टॉपिक था। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल पाक एम अकेडमी इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैर, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।